कहते हैं घर किसी के लिए भी सबसे सुरक्षित जगह होती है, लेकिन एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ होते हुए भी अपने साथ हुए हादसे से खुद को बचा नहीं पाई। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। आखिर एक मासूम गर्भवती महिला को कोई क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता था? उसके अपहरण के पीछे क्या मकसद हो सकता था? जब इस राज का खुलासा होगा तो असलियत और भी खौफनाक होगी। आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी की यह दिल दहला देने वाली वारदात। सुनेगा सुनेगा सुनेगा। हेलो भाई, सुरेखा किडनैप हो गई। क्या? हेलो जी, कब हुआ? गर्भवती थी 5 महीना। क्या नाम बताया आपने? सुरेखा सिंह। ओके ओके, हम अभी तलाश शुरू करते हैं। हेलो, कंट्रोल रूम। भाई भाई, कुछ खबर नहीं मिल रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन ले जा सकता है उसे, वो भी इस हालत में, और इतनी रात गए। ललित, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हमें चलकर खुद ही ढूंढना होगा। चल। ललित, ये पुलिस के अकेले के बस की बात नहीं है, हमें अपने आदमी भी लगाना है। ठीक है। हेलो, लाइसेंस। नीला माथुर। ये पीछे कौन है? मेरी माँ है। आप थोड़ा धीरे बोलिए ना, जाग जाएंगे। हाँ, तो ये औरत क्यों अगवा करेगी? चलिए आप जाइए।
मैडम टाइम लगेगा थोड़ा। अरे भैया, हाँ मेरी माँ बीमार है, जरा उन्हें रिक्शा में बिठाने में मदद कीजिए ना। हाँ आइए। चलिए। आराम से, आराम से। देखिए भैया, मेरी गाड़ी का ध्यान रखिएगा, मैं ले जाऊंगी। हाँ, आराम से। आप बस गाड़ी का ध्यान रखिएगा। ठीक है मैडम। हेलो। हाँ कौन? हाँ साहब, मैं अल्ताफ बोल रहा हूँ। अल्ताफ कौन? वो मैकेनिक? हाँ एक कार मैकेनिक। हाँ हाँ बोल बोल। हाँ मैंने एक औरत को देखा है, उसके बाल है ना सफेद है, उसके कलर उतर रहे। ये पीछे कौन है? मेरी माँ है। सुरेखा, एक औरत को अगवा करने की क्या जरूरत है? अच्छा सुन सुन, वो देखने में कैसी लग रही थी? उसकी उम्र 28 से 30 साल होगी। चल ठीक है, चल फोन रख, गाड़ी ले वो, हाईवे में चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, क्या इंस्पेक्टर आपको पूरा यकीन है? आप जिस दूसरी औरत की बात कर रहे हैं उसका हुलिया हुबहू इला मेरा मतलब मेरी पत्नी से मिलता है। आपका कहना है कि मेरी पत्नी ने? वैसे ये फोन आपको किस एरिया से आया था? भैया यहीं से घुमा लेते। रतन बेटा, सुरेखा कहाँ है? कहाँ है मेरी बीवी? बेटा बात क्या है? हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सुरेखा यहाँ? देखिए ज्यादा बनिए मत, हम सब जानते हैं इला भाभी उसे हमारे गेस्ट हाउस से उठाकर यहाँ किडनैप कर लाई है। चुपचाप उन दोनों को बाहर बुलाइए। ललित आराम से। बाबूजी, क्या इला सुरेखा को लेकर आई? नहीं बेटा, वो यहाँ। देखिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि वो यहीं पर है। अगर वो हमें यहाँ मिली ना तो याद रखिएगा हम तुम सबको तबाह कर देंगे। देखो बेटा, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है सुरेखा यहाँ है तो तुम तलाशी ले सकते हो यहाँ की। ठीक है। माँ जी, बाबूजी, ललित की बातों का बुरा मत मानिए। सुरेखा के लापता होने की वजह से हम सब काफी परेशान हैं। क्या वाकई इला यहाँ? नहीं बेटा, इला से मिले तो हमें ना जाने कितने दिन हो गए, और मैं वादा करता हूँ अगर वो यहाँ आई तो सबसे पहले तुम्हें और पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है बाबूजी, चलो ललित। ललित चलो, चलिए इंस्पेक्टर। अब क्या होगा जी? बेटा तुम लोग तो ठीक हो ना? हाँ माँ, लेकिन कौन आया था? ललित और रतन पुलिस को लेकर आए थे। बेटा मुझे लगता है तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। पर बाबूजी, मैं इसे लेकर अब कहाँ जाऊंगी? बेटा लेकिन यहाँ रहना ठीक नहीं है, और वैसे भी इसे जब होश आ गया तब तुम क्या करोगी? कब तक इसे ऐसे बेहोश रखोगी? ठीक है, मैं इसे फार्म हाउस ले जाती हूँ।
भाभी, सुरेखा, ये हम कहाँ हैं? कौन सी जगह ये? आप मुझे यहाँ क्यों लाई है? सुरेखा, मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए लेकर आई हूँ। नहीं, मुझे आप पे कोई भरोसा नहीं है। भाभी, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना आज आपकी ये हालत है। हरकतें? कैसी हरकतें? प्लीज भाभी, आपको भी पता है आप हमेशा रतन भाई साहब और उनके घर वालों के खिलाफ बगावत करती रहती हैं। इसीलिए आज अपनी ससुराल में आपकी कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें उनकी सच्चाई पता होती ना, तुम खुद वहां 1 मिनट नहीं रुकती। मैं तुम्हें उनके हाथों से बचाकर यहाँ लेकर आई हूँ, ताकि वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को। प्लीज भाभी, बस कीजिए। अपनी जगह तो आप खो चुकी हैं और अब मुझे अपने पति और घर वालों के खिलाफ आप भड़का रही हैं। सुरेखा, देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे घर जाना है अभी। नहीं, तुम यहीं रहोगी। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे भाभी, हाथ मत लगाइए मुझे घर जाना है अभी, ललित के पास जाना है। लेकिन नहीं सुरेखा, भाभी, सुरेखा, क्या हुआ? भाभी पेट दर्द हो रहा है। लेटो ये लो, पानी पियो। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, लेट जाओ। हेलो डॉक्टर, मैं इला बोल रही हूँ, प्लीज इमरजेंसी, आप जल्दी आ जाइए। हाँ भाभी प्लीज, भाभी टाइम नहीं, मैं तुम्हें ले चलती हूँ हॉस्पिटल। भाभी प्लीज, तुम चिंता मत करो, चलो। बेटा, ये सब क्या हो गया? रतन, बेटा मेरी बात सुनो। इला आप लोगों का कभी भी बुरा नहीं चाह सकती। बेटा, तुम नहीं जानते उसने ये सब क्यों किया। बाबूजी, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती, ऐसा हमने कई बार सुना है और आज देख भी लिया। इला सुरेखा से जलती है। सुरेखा पेट से है, वो हमारे घर का चिराग देने वाली है, इसीलिए इला सुरेखा से दुश्मनी कर ली। वो सुरेखा के साथ साथ हमारे पूरे परिवार को तबाह करना चाहती है। इंस्पेक्टर साहब, 7 साल पहले मेरी और इला की शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद इला प्रेग्नेंट भी हुई और उसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा, लेकिन उसके बावजूद वो एनजीओ जाती रही। इस कारण उसका मिसकैरेज हो गया। उस वक्त यही डॉक्टर थे, इन्होंने ही इला का इलाज किया था। आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही इला का इलाज किया था और आज भी इला ने फोन करके मुझे बुलाया था। और जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा तो उसने मुझसे कहा कि मैं सुरेखा का ऑपरेशन कर दूं। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन इस बात पर इला नाराज हो गई और उसने पिस्तौल मेरी कनपटी पर रख दी। उस समय तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन मौका पाकर मैंने ये खबर आप तक और रतन तक पहुंचा दी और आप लोगों को सीधा फार्म हाउस बुला लिया। देखिए, मैंने स्टेटमेंट ले लिया है, तो आगे की जो भी कार्यवाही होगी मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग अभी जा सकते हैं। और ललित जी, आप रेखा जी का ध्यान रखें और देखिए, इत्मीनान रखें, ये इला जी यहीं पर है और उनके साथ वही होगा जो कानूनन सही हो। आप लोग जाइए, बाकी मैं संभालता हूं, ठीक है? बेटा,
गुप्ता जी के यहाँ बेटा हुआ पता चला कि नहीं आपको? अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। अरे इला बेटी, देख एक दिवाली और निकल गई, घर का चिराग कब आ रहा है? अरे जल्दी क्या है, वैसे भी आज नहीं तो कल। कभी नहीं। ना ये ऐसा क्यों कह रही है? ये आप इन्हीं से पूछ लीजिए। ये बहू क्या कहकर गई? कुछ मसला है क्या? अरे बेटा, जमाना कितना आगे बढ़ गया है, तो जांच क्यों नहीं करवा लेता अपनी, अगर कुछ कमी है तो? और साइंस भी तो कितनी तरक्की कर रहा है, जांच क्यों नहीं करवा लेता अपनी, अगर कुछ कमी है तो? रतन, बेटा दूसरों की गलतियों की सजा अपने आप को क्यों दे रहा है तू? माँ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? कभी कभी सोचता हूं हमारे साथ ऐसा क्यों हो। रतन भैया मेरे लिए राम जैसे, और मैं भी उनके लिए लक्ष्मण से कुछ कम नहीं। पर अफसोस, हीला भाभी कभी सीता न बन पाई। बच्चे का गम बहुत दर्दनाक होता है ललित। डायन को बच्चों का गम नहीं होता। क्या मतलब? नहीं, आपने ऐसा क्यों कहा? अब छोड़ो भी। छोड़ दूं मतलब? क्या छोड़ दूं? ललित, आपने ईला भाभी के लिए ऐसा क्यों कहा? ललित प्लीज बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ललित। भाभी भैया कुछ नहीं बताएंगे। छोटी तू बीच में मत बोल। क्यों? मैं क्यों ना बोलूं? भाभी शायद मैं आपको कभी नहीं बताती, पर आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं चुप भी नहीं रहूंगी। तुम मुझे बोलो जूही प्लीज, क्या हुआ था? भाभी, उस दिन जब हम लोग सब ताऊ जी के यहाँ पूजा में गए थे ना, सब घर पे आए तो सबने देखा। भगवान ने ऐसा सीन कभी किसी को ना दिखाया। भैया भैया भैया, आप लोग बहुत सही वक्त पर आ गए। ये औरत जो है ना, ये बहुत गिरी हुई है। जानते हैं मुझे क्या कहती है? कहती है कि रतन तो मेरी प्यास बुझा नहीं सकता। आज मौका मिला है, घर पे कोई नहीं है, तो तुम भी। मुझे ये सब कहते हुए भी बहुत शर्म आती है। और जानते भैया, जब मैंने इनकार किया ना, तो मेरे साथ जबरदस्ती देखिए, पता नहीं भगवान किन पापों की सजा हमें दे रहे हैं। अपने घर में अपनी आंखों के सामने ऐसी ओछी गंदी हरकतें देखनी पड़ रही है। इतना सब कुछ आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ भी, आप मायके गए हुए थे। आप जब आए, आपने ईला भाभी के बारे में पूछा, हम सबने कह दिया। रतन भैया से लड़ाई हुई और वो मायके चली गई। लेकिन क्यों? इतना सब कुछ मुझसे छुपाया क्यों गया? हाँ भी, हम कैसे बताते? आप मायके से आए, इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई, आप माँ बनने वाले हो, आप किसी परेशानी में पड़ो, हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी सदमा पहुंचे। बस इसलिए हमने आपको कुछ नहीं बताया। ना सब कुछ हो गया और मैंने अनजाने में उस औरत के साथ इतने अच्छे संबंध बना के रखे थे। सॉरी, इतने रात गए, आपको तकलीफ दी। नहीं, कोई बात नहीं, कहिए। वो सुरेखा जी का स्टेटमेंट लेना था। ठीक है, आइए। नंतराम, आओ। सुरेखा जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपसे कुछ सवाल पूछने थे। आपकी भाभी ईला के साथ आपके संबंध कैसे थे? अच्छे थे, मेरे साथ तो वो हमेशा अच्छे से ही पेश आती थी। मुझे उनके इरादों पर कभी शक नहीं हुआ। उनके घर छोड़ने के बाद भी मैं उनसे फोन पर बात करती थी, और उस दिन भी फोन पर मेरी उनसे बात हुई थी। शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। किस दिन?
उस दिन हम डॉक्टर के पास गए थे। जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल नहीं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस। अगर दुनिया में आ भी गया तो मुझे डर है कि वो विकलांग हो सकता है, अपाहिज हो सकता है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? यही सच है सुरेखा जी। वैसे वक्त रहते ये सच्चाई हमारे सामने आ गई है। वक्त रहते मतलब ऐसे बच्चों को अवॉइड किया जा सकता है, इसकी कानून में व्यवस्था है। बस माँ बाप की रजामंदी जरूरी है। बस कुछ कागजात पे दस्तखत करने होंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस अपना दुख बांटने के लिए उन्हें फोन किया था मैंने। फिर उन्होंने फौरन मिलने के लिए बुलाया। तो फिर आप भी मिलने गई होंगी? मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है। क्या मतलब है भाभी? सुरेखा, 6 साल पहले जब मैं माँ बनने वाली थी ना, मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ था जो तुम्हारे साथ हो रहा है। और मेरे ना चाहते हुए भी ना मेरा अबॉर्शन करवा दिया गया था। और तुम्हें पता है, उस ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे जिसके कारण मैं कभी माँ नहीं बन सकती। सुरेखा, सच तो ये है कि मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। बीमार तो घर वालों की सोच है। भाभी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। घर वालों ने डॉक्टर से पता लगवा लिया था कि मेरे पेट में लड़की पल रही है और इन लोगों को लड़का चाहिए था। क्या? तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे और तेरा सारा दोबारा से चेकअप करवाएंगे। चल चल ना। सुरेखा जी, चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा? मतलब रिपोर्ट क्या मिली? रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आई ही नहीं। ईला भाभी का फोन आया था मुझे, उन्होंने कहा तुरंत घर छोड़ दो। आप बताइए इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कैसे घर छोड़ दे, वो भी ऐसी हालत में? बस मैंने सब कुछ ललित को कह दिया। तो ललित जी ने क्या कहा? ललित ने कहा चाहे जो हो जाए हम अपने बच्चे को इस दुनिया में लाएंगे, अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। हम गंगा मैया के सामने जाके प्रार्थना करेंगे। जी हाँ, और इसीलिए हम दोनों गंगा किनारे हमारे गेस्ट हाउस में गए थे। वहां सुरेखा को गंगा स्नान करके हमारे बच्चे की सेहत की प्रार्थना करनी थी। वहीं घाट पर हमारे कुलदेव का मंदिर भी है। लेकिन ये सब होने से पहले ईला भाभी ने सुरेखा जी, क्या आप एक और बार जांच करवा सकती हैं? नहीं इंस्पेक्टर, बस अब बहुत हो गया। मैं अपनी पत्नी को और तकलीफों से गुजरते नहीं देख सकता। और वैसे भी हमने हमारे बच्चे को जन्म देने का फैसला कर ही लिया। जैसा भी होगा हमारा होगा। देखिए ललित जी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था ताकि केस जो है और पुख्ता हो जाए। नहीं इंस्पेक्टर, सुरेखा मेरी जिंदगी है और हमारा होने वाला बच्चा मेरी जिम्मेदारी। देखिए जी, अगर मेरा कहना माने तो एक बार जांच करवा लीजिए। क्या है कि जमाने को बोलने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। भाई बात ऐसी है कि आप सब लोग जो है ना वो बड़े आदमी ठहरे हैं और आपकी छोटी छोटी बातें जो है ना वो अखबारों की सुर्खियां बन जाती। और आप तो जानते हैं ये प्रेस वाले जो है ना वो हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे। देखिए, आप कहें तो मैं आज ही सरकारी डॉक्टर से जांच की व्यवस्था करवा सकता हूं। थैंक यू इंस्पेक्टर। ठीक है भाई, जैसी आप सबकी मर्जी। फिर भी एक बार सोच जरूर लीजिएगा। अब मैं चलता हूं। थैंक यू सुरेखा जी। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। अब बस आप जितना जल्दी हो सके हमें इस मुसीबत से मुक्त करवा दीजिए। आप तो जानते ही हैं ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, सुरेखा पर इसका बुरा असर पड़ेगा।
देखिए, आप इसी तरह कॉपरेट करते रहेंगे तो सब कुछ जल्दी ही निपट जाएगा। गुड नाइट। बेटा, कल वक्त मिले तो यहाँ जरूर आना। कल हमने सुरेखा की गोद भराई की रस्म रखी है, फिर तो वो अपने मैके चली जाएगी। कल तो फिर जरूर ही आऊंगा। थैंक यू। चलो। भाई संतराम, भाई कल जो है कोई केस मत लेना। कल जो है माथुर फैमिली के वहां गोद भराई की दावत है। भाई सुना है वहां का खाना जो है वो बहुत लजीज होता है, तो हम भी चलेंगे। भाई वहां आएंगे डीएसपी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, अरे हमारा भी नेटवर्क बन जाएगा। और मोहतरमा, आप तो जेल की रोटियां तोड़ी है भाई, आपकी जेल तो पक्की है। बहुत कड़क केस बन रहा है आपके खिलाफ। क्यों संतराम? इंस्पेक्टर यादव, मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? जी बोलिए। जी, आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? अकेले में बात करेंगे? नहीं, अकेले में तो मेरा चैम्बर ही है, नहीं मिल लेते। संतराम, बोलो, लेके आओ मेम साहब को जरा। शीला भाभी ने नाक में दम कर रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, ईला चाहे जो कुछ कर ले, सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ है। अब तो उसे लंबी सजा जरूर मिलेगी। और साथ ही रतन भैया की डिवोर्स का रास्ता भी एकदम साफ हो जाएगा। नहीं, उस औरत का कोई भरोसा नहीं। नागिन है वो, नागिन। जब तक उसके फन को कुचलता नहीं देख लेता ना मैं, तब तक मुझे। बेटा, मैंने कहा ना, तू चिंता मत कर। ले, ये दूध लेकर जा और सुरेखा को पिला दे। संतराम। हाँ साहब। भाई ये केस तो बहुत पेचीदा होता जा रहा है। हाँ साहब, मैंने तो पहले ही कहा था। अच्छा, भाई कहते बहुत हो तुम, हैं? अच्छा ये बताओ कि तुमने जो ये स्टेटमेंट लिया था सुरेखा मैम का, उससे कोई पर्सनल नंबर लिया था? हाँ साहब, लिया था ना। देख क्या रहे हो, जल्दी से नंबर मिलाओ। सुरेखा मैम की आवाज सुनने का दिल कर रहा है। सो गई क्या? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला है। ये सोचने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अब चुपचाप ये दूध पियो और सो जाओ, कल सवेरे जल्दी भी उठना है। वो क्यों? क्यों? अरे माँ ने तय किया है कि कल तुम्हारी गोद भराई की रस्म पूरी करेंगे। अब ऐसा ना हो कि पंडित जी वहां मंत्र पढ़ते बैठे और तुम बाजू में बैठे बैठे खर्राटे लेती रहो। अरे अरे, आराम से आराम से। ये लो, अब तुम ये दूध पी लो, मैं जाकर देखता हूँ कल की तैयारियां हुई है नहीं। इतनी रात को किसका फोन है? हेलो,
डॉक्टर कल तैयार रहना, ये खेल कल ही खत्म करेंगे। खेल तो वाकई कोई बहुत बड़ा खेला जाने वाला था। अपने पति, सास और ननद की रहस्यमय बातचीत सुनकर सुरेखा को भी इस बात का एहसास हो चुका था, लेकिन आखिर ये खेल था क्या? अगले दिन बहुत मेहमान आने वाले थे, बहुत चहल पहल होने वाली थी, लेकिन इन सब के बीच ये तीनों आखिर इस अपराध को अंजाम कैसे देने वाले थे? क्या सुरेखा इससे बच पाएगी? आइए देखते हैं। सुरेखा, अरे ये क्या कर दिया जूही तुमने? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। इतना जोर से झटका दे दिया। कोई तो काम कभी ढंग से किया करो। सॉरी भाई। पर इन्हें या बच्चों को कुछ हो गया तो? आई एम रियली सॉरी। भाभी आप ठीक हो ना? अब उठो उठो, आ जाओ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता तुम ठीक हो? अगर अंदरूनी चोट लगी हो, बच्चे का कुछ हो जाएगा तो बेटा तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, उसको चेकअप के लिए लेके जाओ। लेकिन जरूरत क्या है? बस मामूली सी। एक बार चेकअप कराने में हर्जी क्या है? इत्मीनान हो जाएगा। भाई मेरे डॉक्टर से बात हो गई है, फौरन हॉस्पिटल बुलाया। चलो जल्दी करो। चलो सुरेखा, चलो बेटा। चलो। सब ठीक हो जाएगा, बस चिंता मत। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो हो जाएगा ना? आप सभी लोग थोड़ा धीरज रखें, सब ठीक होगा। इट्स वेरी सीरियस। बच्चे को बचाना असंभव है, लेकिन सुरेखा की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकती क्या? पेट में बच्चा मर रहा है, हमने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया तो जहर भी फैल सकता है, सुरेखा की जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं माँ? अब मैं क्या करूं? मैंने सुरेखा से वादा किया था कि हम इस बच्चे को किसी भी हालत में, और अब ये सब। पर भैया ऐसे कैसे हो सकता है? आप ही बताइए, मैं सुरेखा को क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा मैं उसे? ललित संभालो अपने आप। ये सुरेखा की जिंदगी और मौत का फैसला है और हमें उसे किसी भी कीमत पर बचाना है। सुरेखा, मुझे माफ कर दो सुरेखा, हम हार गए। सुरेखा हमारा बच्चा, मैं कुछ नहीं कर सका सुरेखा, मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे उतार देंगे प्लीज? क्या? भाभी क्या कर रहे हो आप? अभी अभी तो ऑपरेशन हुआ है आपका। मुझे उतरना है। सुरेखा संभालो अपने आप को, इस वक्त तुम कमजोर हो। सुरेखा,
पे एनेस्थीसिया दिया हुआ है सुरेखा, तुम ये कैसे कर सकती हो? ये क्या बहू? तो हालात ये है कि सुरेखा जी मायके जाएंगी या नहीं जाएंगी ये तो मालूम है, पर ललित जी आप पूरी बारात के साथ ससुराल जरूर जाएंगे और आपका डॉक्टर भी साथ में जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये बहुत लंबी कहानी है, बाकी बातें आपको वहीं बताते हैं। चलिए लेकिन चलो। मेरे ससुराल वाले सुरेखा और पूरी दुनिया के सामने बहुत मासूम बनते थे और मैं नहीं चाहती थी कि 6 साल पहले जो कुछ मेरे साथ हुआ है वही सब सुरेखा के साथ भी हो। मैंने सुरेखा को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसे तो मुझ पर विश्वास ही नहीं था, क्योंकि सारे सबूत, सारे गवाह मेरे खिलाफ थे। लेकिन मैं जानती थी कि ये लोग वो गंदा खेल इसके साथ भी खेलेंगे। इसलिए उस दिन जब इंस्पेक्टर यादव ने सुरेखा का दोबारा से चेकअप कराने की बात की ना, तो मैंने बिना टाइम गवाए इनसे उस डॉक्टर से बात करने के लिए कहा जिससे मैंने सुरेखा का दोबारा चेकअप करवाया। उस डॉक्टर से इन्हें पता लगा कि सुरेखा की प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। ये इंसान डॉक्टर नहीं है, कसाई है। इसने मेरे बच्चे को भी मारा था और इन सब लोगों की असलियत आपके सामने लाने के लिए मुझे इंस्पेक्टर यादव के साथ इतना सब नाटक खेलना पड़ा। इतना सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सॉरी रतन जी, वो आपकी आंखों पर जो पर्दा पड़ा था उसको हटाने के लिए हमें ये नाटक खेलना पड़ा। संतराम, सबको ले जाओ, अंदर डालो। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब। इला भाभी, ललित ने आप पर जो इल्जाम लगाए थे वो झूठ है ना? ललित जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उस घर में रहना पहले ही मेरे लिए सजा से कम नहीं था, पर इसने उस घर को मेरे लिए जीता जागता नरक बना दिया। उसने जब घर के सब लोग ताऊ जी के घर पूजा के लिए गए थे तब ललित, अरे क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो। कसम से भाभी, आज आप क्या फटाका लग रही हैं? अरे तमीज वमीज का किसको ख्याल है? छोड़ो मुझे, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? नहीं सोचा ना? अरे तो अब सोच लो। हाँ? और भाभी, आपको तो वैसे भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, आप तो बांझ है ना? हाँ? छोड़ो मुझे। तो किसी बात का खतरा होना ही नहीं चाहिए। और भाभी, वैसे भी सुरेखा तो मायके गई है, तो छोड़ो मुझे। तब तक आप मेरा दिल बहला सकती है ना भाभी? छोड़ो। और भैया भी अपने काम में बहुत मशगूल रहते हैं, तो तब तक आप मुझसे काम चला लीजिए। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है? तुम सोच भी कैसे सकते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? ललित, ललित छोड़, ललित, ललित, ललित! मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती थी, नहीं रह सकती थी। इला भाभी, रतन भैया रोकिए इन्हें प्लीज। मैं किस मुंह से रोकूं सुरेखा उसे? इला भाभी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए इला भाभी। संतराम, डालो सबको लॉकअप में, लेके आओ। चलिए डॉक्टर साहब, आइए। ललित माथुर और उसकी मां यामिनी माथुर को भ्रूण हत्या के लिए आईपीसी की धारा 315, 316 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा हुई। वहीं डॉक्टर श्रीवास्तव को भ्रूण हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई और उनका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया। सेक्स डिटर्मिनेशन या भ्रूण निर्धारण यंत्र इसलिए बनाए गए ताकि बच्चों के विकास और उनकी सेहत पर नजर रखी जा सके, लेकिन
हजारों क्लिनिक में ये उपकरण इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि माँ के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। दाद देनी होगी इला की, जिसने अपने साथ हुई नाइंसाफी का मुंह तोड़ जवाब दिया और साथ ही सुरेखा को इस घिनौने जाल में फंसने से बचा भी लिया। अगर हमें समाज से इस संकीर्ण मानसिकता को मिटाना है तो हम सबको एकजुट होना होगा और इसकी कोशिश हमें अभी से करनी होगी, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान